आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं डी&एफ ब्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं चाहता तो डी&एफ ब्लॉक चैप्टर का 3 घंटे का लेक्चर एक साथ करके दे देता, पर जब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, तो 3 घंटे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर आप कभी मत देखो, क्योंकि इसके लिए चाहिए हाई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसी बात को समझ करके मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर, मात्र 3 लेक्चर के अंदर, वो भी 1 घंटे से कम के लेक्चर होते हैं सारे, उसमें पूरे डी&एफ ब्लॉक चैप्टर कराने का प्रण लिया है। तो उसी कड़ी में आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं डी&एफ ब्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और मेरा तुमसे वादा है कि अगर आज इस क्लास में आप मेरी बताई गई स्टेप्स को फॉलो करते हो, कंसिस्टेंसी से बस देखते रहते हो, क्योंकि सारी चीजों को बेसिक से उठाऊंगा, एडवांस पे ले जाऊंगा, सारे सवाल करा दूंगा, तुम्हें एकदम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब बात आती है डी&एफ ब्लॉक चैप्टर की, तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होती है, वो समझा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन समझाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट समझाऊंगा डी ब्लॉक के अंदर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताऊंगा, साथ ही साथ नीट और जेईई के सवाल भी कराऊंगा, बोर्ड्स के क्वेश्चन भी होंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। तो आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट पैकेज होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। तो देखो भाई, सबसे पहले हमको समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, डी ब्लॉक के अंदर हमें 3 सीरीज पढ़नी होती है। एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज। 3 सीरीज हमारे सिलेबस में है डी ब्लॉक के अंदर। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि वो सीरीज कहां है भाई। ये देखो, ये है आपकी 3D सीरीज, ये आपकी 4D सीरीज और ये है आपकी 5D सीरीज। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी 3D सीरीज। 99% इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूछा जाता है वो 3D सीरीज का पूछा जाता है। तो अगर आपको 4D और 5D का जानना है ना, और अगर 3D का जान गए तो 4D और 5D का चुटकियों में याद करा दूंगा। तो मेजर फोकस किस पे होगा? 3D पे, क्योंकि यहीं से सवाल आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। अब चलिए भाई समझाते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले आपको एक मेरी ट्रिक याद होनी चाहिए। क्या ट्रिक है सर? एक ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बोला मैंने? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से बोलो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। SSPS DPS। अब सुनो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो S होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, P जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, D जो होता है 3 से स्टार्ट होता है। बस अगर इतनी बात है ना तो सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा। आओ, S के आगे क्या लिखोगे? 1। तो S कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2। फिर ये क्या हो जाएगा? 3S हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 4S हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 5S हो जाएगा। P कहां से स्टार्ट होता है? P तो 2 से स्टार्ट होता है, तो P के आगे 2 लिखो, 2P हो जाएगा। तो ये वाला P अपने आप 3P हो जाएगा, ये 4P हो जाएगा। D कहां से स्टार्ट होता है? D तो 3 से स्टार्ट होता है ना, तो D यहां है तो ये 3D से स्टार्ट होगा। अब सुनो मेरे भाई, अब एक काम कर लो तुम, यहां तक तो तुम वैसे भी याद कर लो। एक तो हो गया कि सर ट्रिक से याद कर लिया, पर वैसे भी तुम्हें यहां तक याद करना है। जैसे मुझे याद है 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D, बस इतनी याद कर लो। और आगे का अगर तुम याद भी कर लोगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बहुत बहुत लंबा हो जाता है, नहीं लिख पाओगे, गलत कर दोगे। तो मेरी बात मानो, तुम 3D तक याद कर लो, उसके बाद सब कुछ मस्त हो जाएगा एकदम। तो 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D, अगर तुम्हें इतना याद है ना तुम्हारा काम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। देखो, 3D 4D 5D सीरीज में से हमें फोकस करना है 3D सीरीज पे। तो पहले तो आपको डी ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं उनके नाम याद होने चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर। सर जी उनको तो नहीं याद है, तो चलिए मैं तुम्हें ट्रिक दिखाता हूं 3D सीरीज के एलिमेंट को याद करने का। देखो भाई, 3D सीरीज के एलिमेंट को अगर याद करना है तो पहले तो मैं एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूं, फिर ट्रिक बताता हूं। तो एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा तो सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेंगे। इसको
पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। तो भैया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। पहला ट्रिक, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेंगे। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेंगे। और एक तुम्हारी वाली ट्रिक जिसको तुम बहुत पसंद करोगे बेटा, सुनो टीना ब्याह कर लो मुझसे, सुनो टीना ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो टीना ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये दो ट्रिक है, इससे आप 3D सीरीज के एलिमेंट को याद कर सकते हो। और मेरी बात मानो तो ऐसे याद कर लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इतनी सी बात याद है, सारी चीजें बल्ले बल्ले हैं। अब एक बात याद रखना, देखो भैया, अगर आपसे कोई कहे कि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का 22, इसका 23, और ऐसे ऐसे करके जाओगे तो जिंक का हो जाएगा 30। ये बात आपको याद रखना है। अब सुनिए, अगर मुझसे कोई कहता है कि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो हमें पता है ना, मैंने कहा है कहां तक याद करना है, आपको याद करना है केवल 3D तक, 3D तक ही याद करना है। मतलब स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाहे इससे याद कर लो चाहे सीधा याद कर लो यार, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D, बस इतना याद कर लो, इतना ही याद कर लो। तो सर मुझे पता है क्या होता है 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D, मुझे बस इतना ही याद है और इतने में ही काम हो जाएगा। क्या करना है, आपको पता है ना कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 भर दिया। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, याद है ना, याद कर लो। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब 21 करना है, S के अंदर 2 दे दिया, इसमें भी 2 दे दिया, P में 6 आते हैं, S में 2 आते हैं, देखो कितने हो गए, 2 2 4, 6 4 10 और 2 12, और P में एक और भर देंगे 6 18, ठीक है, 18 2 20 और 1 21। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यार मेरा बच्चा इतनी मेहनत कभी नहीं करेगा, तुम्हें ना मैं एक चीज सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं सर? वैसे चाहो तो आप करो, ऐसे आप चाहो तो टाइटेनियम का लिखो और फिर करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। हालत खराब, हाँ हालत खराब। तो ये नहीं करने का, हमें क्या करने का, अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। आपको नोबेल गैस के बारे में पता है ना? हाँ सर, कुछ तो सुना है कि बहुत स्टेबल होती है, ये नोबेल गैस बहुत स्टेबल होती है। तो अगर तुम्हें नोबेल गैस आती है तो बहुत चुटकियों में तुम लिख दोगे। क्या करना है सर? नोबेल गैस कौन कौन होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये होती है नोबेल गैस। इसका भी ट्रिक बता दूं, हीना और करीना, हीना और करीना जिराफ रानी। ओ सर जी क्या ट्रिक देते हो आप, ठीक है, हाँ तो याद रखना। अब सुनो हमारी बात, 3D सीरीज में आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है जानते हो क्या होता है? 18। तो एक बात बताओ, यहां तक तुम देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अगर मैं पूछूं आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो इतना ही लिख दूंगा तो आर्गन हो जाएगा, क्योंकि इतने में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 2 12 और 6 देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। तो मतलब इतनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? आर्गन की हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं 3D सीरीज में आर्गन को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। मतलब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हमको पता है ना कि 18 तक तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसके बाद क्या बचा 4s2 3d2। तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, टाइटेनियम का लिख दिया आर्गन, 18 तक तो हो ही गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d2, सिंपल। ऐसे स्कैंडियम का लिखना चाहता तो स्कैंडियम का आर्गन 18 तक हो ही गया, टोटल 21 होते हैं, तो मैं लिख देता 4s2 3d1। बस ये याद रखना है, 4s 3d आता है बस। अब देखो भाई, अगर मैं तुमसे कहूं, देखो मेजर फोकस हमें 3D पे ही करना है मेरे भाई, इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, टाइटेनियम का लिखो, वेनाडियम का लिखो, क्रोमियम का लिखो, ठीक है, मैंगनीज का लिखो, आयरन का लिखो, ठीक है, इन सब का लिखो। तो लिखना है अभी हमें, देखते जाना, हमें क्या करना है, लिखना है। आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का लिखो, निकिल का लिखो, कॉपर का लिखो, जिंक का लिखो।
इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो हमें पता है ना कि 3D सीरीज में आते हैं सारे, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक सारे 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा अर्गन, और यहां पे हो जाएगा 4s2 3d1 होगा सर। तो एक बात बताओ, इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्गन 4s2 3d2। अब इसका भी ट्रिक बताता हूं, यहां 2 है ना तो यहां भी 2 कर दो, यहां 1 था ना तो d में 1 हो जाएगा, यहां पे 3 है ना तो d में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका भी ट्रिक लिख लो, 4s2 3d3। यहां 4 है ना तो अब देखो यहां पे अलर्ट है ना, यहां पे अलर्ट है ना, ये एक्सेप्शन होता है बेटा, कहता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा एक्सेप्शन है। तो क्रोमियम जो होता है एक्सेप्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? एक्सपेक्टेड तो ये है, होना तो ये चाहिए, पर होता क्या है? होता है ये अर्गन 4s1 3d5। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे d ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम। तो अगर ये 10 ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा है, फुल्ली फिल्ड है, तो ये स्टेबल होगा। और या तो अगर ये हाफ फिल्ड है, या तो ये अगर हाफ फिल्ड है, तो स्टेबिलिटी के 2 रूल होते हैं, 2 रूल। पहला, या तो ये फुल्ली फिल्ड हो और या तो हाफ फिल्ड हो। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर 10 के 10 हैं तो भी स्टेबल है, आधे हैं तो भी स्टेबल है। तो देखो भैया, अब क्रोमियम वाला केस याद रखना, सी से, ये दोनों जो सी से होते हैं ना, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं। पहले तो बात करते हैं ऐसा क्यों। तो देखो भाई, अब ये देखो डी में भी 4 है, पर अगर एस वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब स्टेबल। तो इसी वजह से डी एस वाला अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है एक, किसको? डी को, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4s1 3d5। बाकी सबका सेम रहता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो लिख दो अर्गन 4s2 3d5, सिंपल। जो पीछे होगा वही लिखेंगे। यहाँ पे 26 है तो लिखो अर्गन 4s2 3d6। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे 7 तो लिखो अर्गन 4s2 3d7। यहाँ पे 28 है तो लिखो अर्गन 4s2 3d8। कॉपर अगेन एक्सेप्शन, सी वाले को याद रखना, इसमें अलर्ट हो जाए करना। इसको लिखोगे अर्गन, फिर लिखोगे 4s2 3d9। ये होना चाहिए, पर भाई स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? या तो फुल्ली फिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो। तो ये एस वाला अगेन 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब ये देता है तो 3d10 हो जाता है। अब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो हो जाएगा 4s1 3d10। ठीक है, ये इसका हो जाएगा एग्जैक्ट करेक्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या होगा? अर्गन 4s2 3d10। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बस इतना ही आपको याद रखना बेटा, यहीं से सवाल आता है और उसके बाद टेंशन मत लो। अब उसके बाद मान लो आपको लिखना ही है, मान लो आपको लिखना ही है, तो जैसे हमको पता है कि सर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब जिंक के नीचे होता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे होता है मरकरी। मान लो कोई आपसे कहे कि भैया कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाँ भैया कैडमियम का लिखो, तो जिंक का हमने क्या लिखा था? अब ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, और ये क्या है बेटा? 5D सीरीज। कुछ नहीं करो मेरे भाई, जैसे मान लो जिंक का आपने लिखा था, जिंक का लिखा था अर्गन 4s2 3d10 लिखा था, हाँ सर। तो अब ये 4D सीरीज में जाओगे तो मैंने कहा था ना 3D सीरीज में किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? 3D में यूज करते हैं अर्गन का, तो 4D में किसका यूज करेंगे? क्रिप्टन का। तो बस अभी काम करो, जिंक के नीचे क्या है? कैडमियम। कैडमियम 4D सीरीज है, तो अर्गन ना लिख के किसको लिख दो? क्रिप्टन को। तो क्रिप्टन को लिख दिया, और फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे सर यहाँ पे 4s था, अब तुम किस में जा रहे हो? 3D से किस में जा रहे हो? 4D में जा रहे हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D की जगह पे क्या हो जाएगा? 4D, और 4 की जगह पे क्या हो जाएगा? 5। 3D से 4D में जा रहे हो ना, 3D की जगह पे क्या हो जाएगा? 4D, और 4s की जगह पे क्या हो जाएगा? 5s। तो यहाँ पे हो जाएगा 5s2 4d10। सिंपल, क्लियर है? बस हमने एक सेल बढ़ा दिया, क्लियर है चीजें। तो अगर आपको एक सीरीज आती है दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ये बात मेरी याद रखना। अब कोई कहता कि सर इसका लिखो, मरकरी का लिखो, तो बस यहाँ पे क्या करते? जेनॉन कर देते, यहाँ पे 6x हो जाता और यहाँ पे 5d हो जाता, सिंपल। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बस यही तुम्हें समझाना था मेरे भाई, ये तुम्हें आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस।
आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अब आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हमसे कोई कहे कि भैया हमको बताओ आयरन 2+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओ। तो इसके लिए एक बात याद रखना, जब कभी किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसका एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है, ट्रिक जानते हो क्या है? ट्रिक ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बात याद रखना, ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप गलती नहीं करोगे। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करो। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता था? इसका 26 होता है ना, तो लिखोगे अर्गन, ये 3D सीरीज है और यहाँ पे 6 है, तो क्या लिखोगे 4s2 और 3d6। करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखो, अगर ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब आयरन को आयरन 2+ बनाया गया है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आयरन का इतना है तो आयरन 2+ में क्या हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया होगा। अब सवाल उठता है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा या यहां से गया होगा। तो देखो, ये 3D है और ये 4s है। 4 मतलब ये आउटर मोस्ट है, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा वो आउटर मोस्ट। तो 3D 4D में क्या है? ये आउटर मोस्ट सेल है कि नहीं है? तो यही इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन को कौन देगा? इलेक्ट्रॉन को ये देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो आयरन 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अर्गन 4s0 3d, क्लियर है क्या? 3d6 कितनी हो जाएगी? 3d6। क्लियर है मेरे भाई? कि यहां तक मेरी बातें क्लियर है? तो ऐसे ही आपको याद रखनी है चीजों को। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे, अगर मैं आपसे कोई कहे कि जिंक का बताओ, जिंक की आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये भी पूछा जाता है। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, मतलब Zn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ कितनी होगी। तो जिंक की लिखो, हमें पता है ना सर कि जिंक कितना होता है 30, तो ये हो जाता है अर्गन 4s2 3d10। अब हमसे पूछ रहे हैं जिंक 2+, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो कोई सवाल तुम गलत नहीं करोगे। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर आपको ये याद है तो आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब एक बात बताओ, 4s2 और 3d में आउटर मोस्ट सेल कौन है? 4 बाद में आता है ना, 3 तो पहले आता है, 4 बाद, मतलब 4 वाला आउटर मोस्ट है। तो 3d में और 4s में इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये 4s वाला देगा। तो अगर 4s वाला अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? हो जाएगा 4s0 3d10। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, कि देखो भाई, जैसे स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हो जाता है अर्गन 4s2 3d1। अब पूछते हैं, बताओ अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? तो देखो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर होते हैं। तो अगर 5 ऑर्बिटल होते हैं और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो अनपेयर्ड है ना। पेयर्ड कब होता? जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये पेयर्ड है, अभी तो अकेला है तो ये अनपेयर्ड है। अच्छा, अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन होते तो D के अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने अनपेयर्ड है? तो याद रखना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 नहीं भरते हैं, पहले हम ऐसे ऐसे भरते हैं। अगर 3 होंगे तो इसमें भरेंगे, 4 होंगे तो इसमें भरेंगे, 5 होंगे तो इसमें भरेंगे। फिर जब 6वें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा तो यहां से करेंगे, अब पेयरिंग करेंगे, है ना। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिर हम उसकी पेयरिंग करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर डी में मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना। अगर 3 होंगे तो 3 अनपेयर्ड होंगे, 4 होंगे तो 4 अनपेयर्ड होंगे, 5 होंगे तो 5 अनपेयर्ड होंगे, है ना। तो कहने का मतलब D1 से लेकर के D5 तक n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने ही उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये 5 तक D5 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे सारे के सारे अनपेयर्ड होंगे। लेकिन जैसे D6 होगा, D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब पेयरिंग चालू हो जाएगी। और अगर अब आपको बताना होगा कि मान लो कोई कहे कि D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो इसका फॉर्मूला होता है 10 - n। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 10 माइनस कर दो। तो भैया अगर
6 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो 10 - 6 हो जाएगा, तो कितने आए, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फालतू की स्लाइड्स ऐड हो गई हैं, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, है ना, आगे हमें हेल्प करेगी चीजों को समराइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब और आगे चलते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। अब यहां तक हमारी सारी चीजें हो गई। अब ये देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल दी वन वेयर ऑल मेटल्स एंड हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। बताओ इनमें से किसका 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब बताओ 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा है, तो चलो चेक करते हैं, इसमें से चेक करो किसका 3d2 है। अब एक बात बताओ, सुनो सुनो, इस वाले को देखो, मैं इसमें क्रोमियम को देखूं, पहले क्रोमियम को देखूं, क्रोमियम 2+, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का होता था 24, इसको लिखते तो कैसे लिखते अर्गन 4s2 3d4, यही लिखते, नहीं लिखते सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते, क्योंकि ये किस में आता है, ये एक्सेप्शन में आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, देखो याद करो, कराया है ना, क्रोमियम कराया था, हाँ सर कराया था, तो किसका लिखेंगे, देखो सुनो मेरे भाई, अर्गन, इसका क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4s2 3d4 थोड़ी लिखेंगे, इसको ऐसा थोड़ी करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये एक्सेप्शन में आता है, तो ये कैसे होता था, ये होता था क्रोमियम 24 अर्गन 4s1 3d5। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हो इसे, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बताओ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पहले किससे जाएगा, पहले तो 4s से जाएगा भाई, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, अब इसके पास तो खत्म हो गया, फिर यहां से निकलेगा, तो क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी तब हो जाएगी क्रोमियम 2+ की अर्गन, ये हो जाएगी 4s0 3d4, तो मतलब इसमें, इस वाले में तो नहीं आएगा, ठीक है, 3d2, तो किस में आएगा। अब एक काम करते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं, क्रोमियम 4+ के ये चेक कर लें क्या, क्रोमियम 4+, ये भी चेक कर लो आप, या चाहो तो ये चेक कर लो, चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें आप चेक कर लो, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन निकालने पे 2+, 3d में 2 आ जाएगा, वही ऑप्शन सही होगा। चलो होमवर्क देता हूं मैं, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, आप इसको करना, AIPMT 2004 का सवाल है, करना, जिसमें भी किसी एक को पकड़ लो, अगर उसमें D2 आ गया वही वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आइए देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो देखो, अगर कोई एक गैसियस एटम है, लेट सपोज हमारे पास कोई गैसियस एटम है, इसका नाम है X, लेकिन कंडीशन ये है कि गैसियस एटम होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, मैं इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से, यानी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को ही तो हम निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग IE के नाम से दिखाते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं ΔHIE, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर ये कोई गैसियस एटम है, इससे मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी ना। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी होगी वो हम दे रहे हैं ना, मतलब पॉजिटिव, मतलब जब किसी को एनर्जी हम देते हैं तो उसमें ΔH की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसमें अगर हम कितना एनर्जी चाहिए इस गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा X+, मतलब केटायन बन गया ये। तो वही होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो भी हमने एनर्जी दिया इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, ये क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये बात आप हमेशा याद रखना, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी एटम के साइज के। ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक रिलेशन। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव घटता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। लेकिन लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि 3D सीरीज के अंदर इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलता है जेड इफेक्टिव में। तो एक कोई ट्रिक है
जो आपको पूरी 3D सीरीज का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है यही पूछा जाता है, और ये पूरा याद करवा दूंगा मैं। जो पूछा जाता है ये पूरा याद करवा दूंगा। एक ट्रिक है भाई, क्या ट्रिक है? जाने फिर कोमल क्यों नहीं मानती वो भी कर सकती है। जाने फिर कोमल क्यों नहीं मानती वो भी कर सकती है। अगर आपको ये पता है तो पूरे 3D सीरीज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड आपको पता हो जाएगा। जाने मतलब Zn, फिर मतलब आयरन, कोमल मतलब CO, क्यों CO, नहीं मतलब निकिल, मानती में Mn, और T मतलब Ti टाइटेनियम, वो मतलब वेनाडियम, कर मतलब Cr, शक्ति मतलब स्कैंडियम। ये ट्रिक लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा 3D सीरीज का क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। अब देखो भाई, अब इसको हम लाइन से अरेंज कर लेंगे। जिंक, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, Mn, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम। अब सर ये तो लिख लिया, अब हमें कैसे पता हो जिंक का ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या स्कैंडियम का ज्यादा होता है? देखो, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, स्कैंडियम का होता है 21। तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आप, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अर्गन 4s2 3d10, और इसकी करते तो इसका हो जाता अर्गन 4s2 3d1। तो मतलब इसके पास D में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास D में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड है, ये स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। देखो ये तो हमें पता लग गया, अरेंज तो हमने कर लिया। अब इधर का सिंबल लगा है या इधर का लगा है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया ट्रिक। ऑब्वियस सी बात है, जिंक का ज्यादा होगा ना, जैसे इधर की तरफ ऐसे से करके लगाते या ऐसे से करके लगाते, इसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया, इसको आपको याद रखना है। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयन द वन वेयर ऑल मेटल्स आयन हैव 3d2। ये तो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है, ये कर ही सकते हो आप। अब हम लोग बात करते हैं मरकरी के बारे में। देखो, जो मरकरी होता है उसकी सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में बीमार हुआ करते थे तो डॉक्टर आता था और यहाँ पे मरकरी थर्मामीटर लगाता था ना। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब मरकरी का डी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरकरी से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके दो रीजन है, एक तो इसके पास 4f होता है, और तुम्हें पता है ना f ब्लॉक की सील्डिंग सबसे पुअर होती है, सील्डिंग भी पुअर है, और D में 4f पूरी तरीके से भरा हुआ है, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और D ऑर्बिटल भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो अगर D पूरी तरीके से भरा है और 4f दोनों आ गए, तो अगर D इसकी पूरी तरीके से फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसी वजह से हम कहते हैं कि मरकरी जो होता है इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा होती है। तो मरकरी हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन डी ब्लॉक ड्यू टू इट्स कंप्लीटली फिल्ड 5d10 6s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखो कंप्लीटली फिल्ड है, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हो, पर मेरा बच्चा इतना लंबा नहीं करेगा। हम लोग नोबेल गैस की हेल्प लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जब करेंगे तो देखेंगे 5d10 6s2, डी पूरी तरीके से भरा हुआ है, और साथ ही साथ 4f आ गया। 4f की बहुत ही बेकार सील्डिंग होती है ना, तो इस वजह से भाई समझ लो इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। बहुत ही बेकार सील्डिंग होने का मतलब समझते हो, 4f इतना बेकार सील्ड करता है कि जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसकी साइज कम हो जाती है, और साइज कम होने का मतलब समझते हो टाइटली बाउंडेड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो 4f होने की वजह से यहाँ पे ये चीज होती है। जबकि हम बात करें लेंथेनम की, तो लेंथेनम जो होता है इसकी सबसे लोएस्ट क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है, f तो है ही नहीं ना, f तो है ही नहीं। अगर f है ही नहीं तो साइज बढ़ेगी, क्योंकि f होता था तो पुअर सील्ड करता था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता था, साइज छोटी हो जाती थी। अब इसमें f है ही नहीं, ऊपर से D भी पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, तो मतलब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। तो सवाल पूछा जाता है, लेंथेनम की लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, और किसकी हाईएस्ट होती है भाई? बोलो। मरकरी की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, आउट ऑफ मैंगनीज एंड आयरन विच एलिमेंट हैज हायर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहली वाली नहीं पूछ रहे, तीसरी वाली पूछ रहे।
तुम्हारे जीवन भी कोई है क्या? है बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन को जो समझ गया भाई उसका काम बन गया, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में, आउट ऑफ मैंगनीज एंड आयरन विच एलिमेंट हैज दी, आउट ऑफ मैंगनीज एंड आयरन विच एलिमेंट हैज दी हायर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो अगर मैं बात करूं मैंगनीज की, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखोगे आर्गन 4s2 3d5। अब वहीं अगर हम बात करें किसकी, आयरन की, आयरन का होता है 26, इसका आप लिखोगे तो हो जाएगा आर्गन 4s2 और यहां पे 6 है तो ये हो जाएगा 3d6। अब एक बात बताओ, कह रहे हैं तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं इससे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसमें जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा ना। तो जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दो ना, कोई ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा आर्गन 4s2 4s से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो जाएगा 4s1 3d5। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूंगा, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2। अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा आर्गन, अब ये भी इलेक्ट्रॉन चला गया s से क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है ना, इसी से तो निकलेगा, तो हो जाएगा 4s0 3d5। अब कह रहे हैं तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड। एक बात बताओ, ये 3d5 है, d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड बहुत स्टेबल होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ये स्टेबल है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दो तक तो ठीक था, पर तीसरा हाफ फील्ड है, बहुत स्टेबल है और इससे एनर्जी निकालने के लिए I3 ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर मान लो मैंने दे दिया तो मतलब I3 इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जबकि अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको बोल देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1, तो ये हो जाएगा आर्गन, यहीं से निकलेगा, हो जाएगा 4s1 3d6। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो इसको, इसमें जो एनर्जी लगेगी I2 बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा आर्गन 4s0 3d6। एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन, यहां पे हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। तो कुल मिलाकर यहाँ पे d6 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो ये तो आसान है। तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, पर ये स्टेबल था, स्टेबल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन। किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अमॉन्ग 3d 4d एंड 5d ट्रांजिशन सीरीज which has the highest first ionization enthalpy। किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है भैया, मरकरी का यार। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, पहला ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, 3d10 है, कंप्लीटली फिल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कॉपर एंड क्रोमियम शोज एबनॉर्मल हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों होता है, चलो पहले तुम सोचो, मैं जरा पानी पीता हूं। पता नहीं क्यों यार गले में दिक्कत हो रही है, बोलने लगो ना तो गले में दिक्कत होती है। अभी तक ये दिक्कत लड़कियों को होती है, अब हमको भी होने लगा यार। लड़कियां अक्सर कहती है मेरा गला खराब है, अब हमको भी बोलना पड़ रहा है, गला खराब हो रहा है यार। कोई कमेंट में मुझे अच्छा सजेशन दो। जब मैं लगातार 2-3 क्लास ले लेता हूं मेरा गला क्यों खराब होता है, बड़ा अजीब फील हो रहा है यार। सीरियसली तुम नहीं समझोगे, अभी बहुत मुश्किल होता है ऐसे लगातार एक फ्लो में बोलना, और मैं अपनी लो एनर्जी करके पढ़ा ही नहीं पाता हूं। सीरियसली बता रहा हूं यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी एनर्जी कम कर दिया तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बच्चे को इंटरेस्ट भी दिलाना होता है, लेकिन मैं कभी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता हूं, चाहे तुम देखो लेक्चर चाहे ना देखो, है ना यार। देखो, अगर एक बार आए हो क्लास में
तो ये बॉन्डिंग हमेशा के लिए बन जाती है। जब किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आने लगता है तो वो चीज लाइफ टाइम इंसान रिमेंबर रखता है। लाइफ टाइम कुछ ही चीजें याद रहती हैं बेटा। एक तो स्कूल और कॉलेज की मोहब्बत, इंसान की शादी हो जाती है फिर भी नहीं भूलता है। मैंने न जाने कितने लोगों को देखा है अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए। इसीलिए तो समझाता हूँ कि स्कूल और कॉलेज वाली मोहब्बत बर्बाद कर देती है, लोगों को बर्बाद कर देती है। क्यों बर्बाद कर देती है? क्योंकि इंसान की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर भी स्कूल और कॉलेज वाला प्यार नहीं भूल पाते। इसीलिए कहता हूँ अलर्ट रहो भैया, सही बता रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मालिक, हकीकत है ये। किसी भी अंकल से पूछ लो स्कूल में कोई पसंद थी, बताएंगे बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉपर एंड क्रोमियम सोज एबनॉर्मल हाई सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो भाई इनके सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखाते हैं, कॉपर की दिखाते हैं। अब देखो कॉपर कहां आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। कॉपर आता है एटॉमिक नंबर 29। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये कहा था ना एक्सेप्शन में होता है, कितना होता है? ये होता था आर्गन, होना तो चाहिए 4s2 3d9, पर होता क्या है? ये होता है 4s1 3d10। यही तो बताया था, याद कर लेना। हाँ ऐसे ही हमारा किसकी बात कर रहे हैं? हाँ क्रोमियम की। क्रोमियम होता है 24, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें तो ये होता है आर्गन 4s1 3d5। यही तो होता है। हाँ सर होता है, ये भी एक्सेप्शन में होता है। दोनों एक्सेप्शन में है। और पूछें कि बताओ इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मल क्यों होती है, मतलब दोनों की एबनॉर्मल क्यों होती है। चलो आओ देखते हैं। अब इससे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अगर मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना हुआ तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एस से निकलेगा, 4s से। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d10। लेकिन भैया अगर मुझसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ ना, तो तुम देखो अब 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, अब d से निकालना पड़ेगा। और ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है भैया तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है भैया, बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या एबनॉर्मल एनर्जी है? बिल्कुल। ऐसे ही क्रोमियम में भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आसान है। क्यों? ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। अब ये हाफ फील्ड है, और अगर ये हाफ फील्ड है और इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है। अब भैया बहुत दिक्कत होगी, तो इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी भी बहुत ज्यादा होगी। तो इन दोनों की एबनॉर्मल आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो मैं आपको एक बहुत ही क्लियर चीज बताता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो स्कैंडियम होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, ये केवल +3 शो करता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं, चाहे टाइटेनियम हो, वेनेडियम हो, क्रोमियम हो, मैंगनीज हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकिल हो, कॉपर हो, जिंक हो, इन सबकी जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मिनिमम, वो +2 होती है। मतलब सारे +2 तो शो करते ही करते हैं, ये इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। पर इसमें से कुछ होते हैं, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, सारे के सारे +2 शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सारे के सारे +2 शो करते हैं। चाहे आपका आयरन हो, कोबाल्ट हो, ये सब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 होते हैं, जो डी ब्लॉक वाले होते हैं। एक्सेप्ट स्कैंडियम, ये आपका +3 शो करता है। पर कई बार हमसे पूछते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी होगी, मैक्सिमम कितना होगा। तो जैसे बात करते हैं टाइटेनियम की। अब देखो मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बताया था कि जब आप पढ़ते हो कोई चीज, कोई चैप्टर जब आप पढ़ते हो, जैसे मान लो टाइटेनियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो लास्ट में देखो क्या आएगा? 4s2 3d2, यही तो आएगा लास्ट में। हाँ वेनेडियम की करो आएगा 4s2 3d3, क्रोमियम की करो ये आएगा 4s1 3d5। अब देखो जो लास्ट यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 और 2 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। वेनेडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5, तो इसकी होगी +5। क्रोमियम की कितनी हो जाएगी? क्रोमियम की हो जाएगी +6। और ऐसे मैंगनीज की करोगे तो हो जाएगी +7। मतलब आप मैंगनीज की करोगे तो ये हो जाएगा 4s1 3d6, यही होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ के बता सकते हो कि कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब आप एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, समझने वाली बात क्या है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझने की कोशिश करो और याद रखना इस चीज को
याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि मैंगनीज तक, अब इससे इसकी होती है +2 और मैंने निकाला +4, मतलब +2 से लेकर के +4 के बीच में +3 भी शो करता है। ये +2 से लेकर के +5 तक, मतलब +2 +3 +4 +5 तक। ये +2 से लेकर के +6, मतलब +3 +4 +5 +6। ये +2 +3 +4 +5 +6, मतलब इनकी ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये +7 होगी। लेकिन आयरन में क्या करते हैं बच्चे, आयरन के भी करते हैं, तो इसमें 6 आता है। तो यहां से जल्द भाई मैंगनीज तक ये रूल लगाना है, मैंगनीज के बाद नहीं लगाना है। सर ऐसा क्यों? मैंगनीज की होती है +4 है सर, ऐसा क्यों? आप आयरन की करोगे तो आपको लगना चाहिए, आयरन की करो तो आपको क्या लगना चाहिए, इसकी लगना चाहिए आर्गन 4s2 3d6, ये होनी चाहिए। तो टोटल आप कितना लिखोगे, आप देखोगे तो कितना लिखोगे, ये 8 नहीं लिखोगे, 8 गलत हो जाएगा। तो अब इसकी कितनी होती है +4। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। मैंगनीज के पास देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर ना, 5 होते हैं। मैंगनीज के केस में पांचों ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 के पांचों अनपेयर्ड रहते हैं, है ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो भाई 5 इसमें है और 2 उसमें, टोटल 7, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो जाती है। लेकिन अगर आप आयरन की बात करो तो आयरन की अगर हम बात करेंगे तो आयरन में जब आप देखोगे तो इसकी होती है +6, माफ करना सॉरी, इसकी होती है +6। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि देखो आप आयरन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 6 होते हैं तो एक भर जाते हैं ना, 5 एक हो गया, एक दोबारा से भर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए डी के अंदर ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को तो D6 होता है। अब डी के पास तो केवल 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 इसमें है और एस में कितने हैं, 2, तो टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +6। ऐसे आप कोबाल्ट की निकाल लो, कोबाल्ट की निकालोगे तो उसकी हो जाएगी +5, निकेल की निकालोगे तो हो जाएगा +4, है ना। तो आप ऐसे से करके निकाल सकते हो। कॉपर की निकालो, जिंक की निकालो, आप ऐसे से निकालते जाओ, +3 और +2, ठीक है। तो आप ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है? भाई स्कैंडियम, ये हमेशा +3 रहता है। अब तुम कहोगे जिंक भी, तो सर जिंक भी +2 था, इसका लोवेस्ट भी +2 है और हाईएस्ट भी +2 है। पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन वही होता है जो हाफ फिल्ड होता है, पार्सली फिल्ड होता है, ठीक है। तो स्कैंडियम जो होगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये +3 रहता है, मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, विच एलिमेंट इन द डी ब्लॉक एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई ये बात याद रखना है आपको, ऑस्मियम जो होता है, ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8 होती है। आयरन के जस्ट नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में, और ये आपको कभी भूलना नहीं है मेरे भाई। आयरन के जस्ट नीचे ऑस्मियम होता है, रुथेनियम और ऑस्मियम, इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई, ये जीके का क्वेश्चन मान के लर्न कर लो, ये +8 होती है, ये +8 होती है। ये बात आपको याद रखना है, कितनी होती है? +8 होती है। किसकी? ऑस्मियम की और रूथेनियम की, इन दोनों का याद रखना, +8 होती है। आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा OSO4 में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑस्मियम और यूथेनियम। जीके का क्वेश्चन मान के लर्न कर लो यार, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल। यार ये क्वेश्चन है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरी समझनी पड़ेगी। क्या है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। आपके डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर क्या होता है, एक एनसीईआरटी के अंदर एक कॉलम बनाई गई है जिसके अंदर E0 की वैल्यू दी गई है, E0 की वैल्यू दी गई है, और M2+ से M की जो ऐसे करके टेबल बनाई गई है, और उसमें E0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप देखोगे कि ऐसे एलिमेंट के ऊपर नाम लिखे होंगे, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, यानी इसकी जो E0 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसकी E0 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ कि ये जो कॉपर है इसकी E0 की वैल्यू, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब E0 ऑफ कॉपर, हमें जो पढ़ना है E0 ऑफ कॉपर पॉजिटिव क्यों होता है, वाई पॉजिटिव। इसके अलावा जितने भी होते हैं सबकी E0 की वैल्यू जो होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, वो सबकी क्या होती है? नेगेटिव होती है। देख लो,
सबकी क्या है, नेगेटिव है, पर कॉपर की पॉजिटिव है। ऐसा क्यों होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जो कॉपर होता है ये हमेशा चाहता है कॉपर की तरीके से ही रहना। भाई कॉपर, अगर कॉपर 2+ बन जाए, ठीक है, अगर मैं कॉपर सॉलिड है और मुझे इसे कॉपर 2+ बनाना है, ठीक है, एक्वस स्टेट में, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। पहले तो इस कॉपर जो सॉलिड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गैसियस एटम में। भाई देखो, जब हम इलेक्ट्रोड E0 की वैल्यू निकालते हैं तो E0 की वैल्यू ऐसे निकलती है कि कौन कितना ज्यादा रिडक्शन करेगा, समझ रहे हो, कौन कितना ज्यादा रिडक्शन की करेगा उसकी E0 की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब कॉपर हमेशा कॉपर के फॉर्म में ही रहना चाहता है, ठीक है। हम E0 की वैल्यू जब निकालते हैं तो यही देखते हैं, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर 2+ में जाए तो इसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉपर को गैस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। और किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कराने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, तो हमको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। कुछ एनर्जी दिया, हमने बोला सब्लिमेशन एनर्जी दिया। अब कॉपर से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ एनर्जी और देनी पड़ेगी, इसे बोलेंगे डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हो जाएगा कॉपर प्लस। अब अगेन इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक एनर्जी और देनी पड़ेगी, इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2। ये सिंपली इसको लिख देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1, है ना, और इसको बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देना पड़ा। अभी क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ हो जाएगा। अभी तो एक गैसियस स्टेट में है, अब मुझे इसको किस में ले जाना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, मुझे कॉपर 2+ एक्वस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको पानी में डालना पड़ेगा। और जब पानी में डालेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जब पानी में कॉपर 2+ जाता है तो वाटर के अंदर जो O- होता है वो कॉपर 2+ के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बनाते हैं तो कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन। यानी यहां से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। कैसी एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि जब कॉपर 2+ जाता है तो O- उसको घेर लेता है, बॉन्ड बनता है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एक हीसिस लॉ पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एच टोटल बताओ कितना हुआ, तो देखो ये डेल्टा एच IE1, डेल्टा एच IE2 और एक डेल्टा एच IE3 बोल देता हूं। अगर मुझे टोटल डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है इसको, तो मुझे टोटल जोड़ना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन। सब जोड़ेंगे तब जाकर के हमारी क्या निकलेगी, डेल्टा एच की वैल्यू निकलेगी। अब बताएं, ये जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है ये तो नेगेटिव में है नेगेटिव में कि नहीं है, क्योंकि जब पानी में डाला तो एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। पर इन सब केसेस में, चाहे सब्लिमेशन कराना हो या पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इन सब में हमने इलेक्ट्रॉन दिया, हमने एनर्जी दिया, तो इनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, और डेल्टा एच हाइड्रेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी वैल्यू इतनी पॉजिटिव है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी पॉजिटिव है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कॉपर प्लस की, आप कॉपर है तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था वो 4s2 3d 4s1 3d10 होता था, 4s1 3d10 होता था। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो s से निकल गया, तो हो गया 4s0 3d10। लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करो, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो आपने d से निकाला। भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ, कॉपर का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो पहले था 4s1 3d10 ऐसे था। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना देखो आसान है, s ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अब तो 4s0 हो गया, 3d10 हो गया। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट है, तो हमने बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम d10 फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो हमने देखा कि भाई साहब जब हमने ऐसा किया तो हमने ये देखा कि भाई साहब कॉपर 2+ तो कन्वर्ट हो गया। अब जब इसको पानी में हमने डाला, एक्वस सोल्यूशन के अंदर वाटर में डाला, क्योंकि इसको हमें कॉपर 2+ का एक्वस में कन्वर्ट करना है ना, तो जब हमने कॉपर 2+ को एक्वस में डाला तो O- के जितने आयन है ये आए, तो इससे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई। अब एनर्जी रिलीज हुई तो नेगेटिव है, तो मतलब तीनों केसेस में जो वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच सब्लिमेशन हो, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो।
अब इसमें हम जोड़ेंगे डेल्टा एच हाइड्रेशन, क्योंकि हीसेस लॉ कहता है कि टोटल एनर्जी चेंज निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा। और कोई भी रिएक्शन की जब टोटल एंथैल्पी निकालो और अगर वो नेगेटिव आती है तभी वो अपने आप होती है, मतलब अगर अपने आप वो रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। पर कॉपर के केस में क्या होता है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और डेल्टा एच हाइड्रेशन की जो नेगेटिव वैल्यू है ये बहुत कम रहती है। कम क्यों रहती है, क्योंकि देखो आयनाइजेशन एनर्जी आप सेकंड बहुत ज्यादा है ना, कि D10 में से इलेक्ट्रॉन को निकाल ले हो तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये तीनों की जो वैल्यू हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है और डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू कम रहती है, तो ओवरऑल जो डेल्टा एच आता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। इसका रीजन क्या था, और सबकी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि और सबकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उतनी नहीं होती है, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसमें D10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इस वजह से आपको सीधा एक बात याद रखना है भाई कि कॉपर की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसके बाद सबकी नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों, मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रोमियम 2+ है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जबकि मैंगनीज 3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले क्रोमियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें लिखना पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई, क्रोमियम का होता था अर्गन 4s1 3d5, यही होता था। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्रोमियम प्लस बन जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, हो जाएगा अर्गन 4s0 3d5 और क्रोमियम 2+ कितना बन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो ये हो जाएगा अर्गन 4s0 3d4, यही तो होगा, हाँ यही होगा। तो क्रोमियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, अर्गन 4s0 3d4, यही तो होगी, हाँ सर यही होगी। तो बस मुझे इसी बात पे ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको मैंगनीज 3+ की बात की गई है, तो पहले मैंगनीज 3+ की बात कर लेते हैं भाई। मैंगनीज 3+ की बात करें तो अगर मैंगनीज की बात करो तो ये होता है 25, तो हो जाएगा अर्गन 4s2 3d5। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s से निकलेगा, कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हो जाएगा अर्गन 4s1 3d5। अच्छा अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं Mn2+ करते तो दोनों कहां से निकलता, s से निकलता, तो जाता 4s0 3d5। अगर Mn3+ की बात करें तो ये हो जाएगा अर्गन 4s0 3d4, ये क्या हो जाएगा 3d4। तो आप देखो Mn3+ जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, अर्गन 4s0 3d4। अब क्वेश्चन में जरा देखो क्या कहा गया है, जबकि जो Mn2+ था, Mn2+ जो था इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, इसकी थी अर्गन 4s0 3d5, ये थी। लेकिन जब Mn3+ हो गया तो इसकी हो गई 4s0 3d4। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, यहां पे मैं आपकी पूरे दिमाग की कंसंट्रेशन चाहता हूं। देखो मेरे भाई एक बात बहुत ही जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोला गया है क्रोमियम 2+ जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि Mn3+ जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, तभी तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तभी तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जबकि Mn3+ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा भाई, ये खुद को क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस इटसेल्फ। और क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि Mn3+ बताओ ज्यादा स्टेबल कब है, अभी Mn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 है ना। अब ये चाहेगा अपने आप को रिड्यूस करना, क्या ये क्या चाहेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, तभी तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn3+ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसे खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा, और खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बन जाएगा, Mn2+ बन जाएगा ना। ऐसा ये क्यों करता है, क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा ये क्यों करता है, क्यों ये अपने आप का रिडक्शन करा देता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका रीजन ये है कि Mn3+ कम स्टेबल था, यहाँ पे 3d4 था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया ना तो ये हो गया Mn2+। Mn2+ मतलब
इसके पास अब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 यानी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से जो मैंगनीज होता है वो एक Mn3+ जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn2+ बन जाता है ना। जबकि क्रोमियम 2+ की बात करें तो इसको मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्रोमियम 2+ को किताब ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। और अगर ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करे तो क्रोमियम 2+ एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो बन जाएगा क्रोमियम 3+, और जब ये क्रोमियम 3+ बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। है सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को और दे दिया ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्गन 4s0 3d3। तुम लोग तो सोच रहे होगे सर इसको तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए और ले करके इसे क्या हो जाना चाहिए, 3d5 हो जाना चाहिए, स्टेबल हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं करता है क्रोमियम 3+ ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रोमियम 2+। इसी वजह से क्रोमियम क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, और रिमूव करने का मतलब क्या हो जाता है, रिमूव करने का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर देता है, खुद को ऑक्सीडाइज करा देता है। इसी वजह से किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करा देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और बन जाता है क्रोमियम 3+। अब सवाल उठता है सर क्रोमियम 3+ में ऐसा है क्या? तो देखो क्रोमियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगा अर्गन 4s0 3d3, यही तो होगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें ना अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक ऑर्बिटल जो होते हैं इनके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों की एनर्जी बराबर होती है, इक्वल एनर्जी होती है। लेकिन जब कभी भी लिगेंड्स इनको अप्रोच करते हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 2 की एनर्जी एक जैसी हो जाती है और 3 की एनर्जी एक जैसी हो जाती है। ठीक है, 2 की एनर्जी एक जैसी हो जाती है और 3 की एनर्जी एक जैसी हो जाती है। इसको हम लोग बोल देते हैं T2G, इसको बोल देते हैं 2G। ठीक है, तो आप देखो, जब आप देखो अर्गन क्रोमियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो देखोगे डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इस 2G में आ जाते हैं। ठीक है, इस G में आ जाते हैं और क्या बन जाता है, ये ऐसे हो जाता है। तो आप देखो ध्यान से, इसको आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इतनी बात याद रखो कि जब क्रोमियम 3+ बनता है तो अब देखो, अब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, देखो हाफ फिल्ड हो गए ना, 3 ही ऑर्बिटल है, ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग हो गया, दोनों स्प्लिट कर गया, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया। कब होता है, जब कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जब क्रोमियम 3+ बनता है तो ये अनपेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन ना, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ भाई, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस 3 ऑर्बिटल में, और है कितने, 3, मतलब हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड मतलब स्टेबल हो गया। इसी वजह से क्रोमियम 2+ क्या चाहता है, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन निकाले और क्रोमियम 3+ बने, क्योंकि जैसा ऐसा होगा डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा और वो तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना क्रोमियम 3+ हमेशा चाहेगा, है ना, क्रोमियम 2+ हमेशा चाहेगा कि वो खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। और अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्रोमियम 3+ बन जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकला उससे कोई दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जबकि खुद का क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी चीजों को बताया है बहुत ही मेहनत के साथ बताया है, इसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।